हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम डिस्कशन करेंगे कन्फाइंड स्पेस पार्ट 2, जिसमें देखेंगे एटमॉस्फेरिक हजार्ड क्या होता है। तो चलते हैं उसको डायरेक्ट बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक हजार्ड ये कैसे क्रिएट होता है, हाउ। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है तो उसमें जो प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोसेसिंग के कारण वहाँ पे जो इस तरह की गैसें बनती है वो कभी कभी लीक हो जाती है या रिलीज हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। या दूसरा एग्जाम्पल है पेंट या सॉल्वेंट जो रखा हुआ था, जो स्टोर मटेरियल, ये सब जब बनने के बाद जब स्टोर किए जाते हैं तो वहाँ भी इसके कारण, सॉल्वेंट के कारण या पेंट के कारण वहाँ भी टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है जो वहाँ पे जनरेट होता है। दो चीजें हो गई। अब हो गया वर्क प्लेस, अगर कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है तो उस केस में वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई डीजल जनरेटर अगर बगल चल रहे हैं तो उसके कारण उसके फ्यूम्स है जो उसके अंदर जाते हैं, जिससे वहाँ सीओ जनरेट हो जाता है। या बिल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके कारण, खास करके बिल्डिंग एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे सीओ भी जनरेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होता है। तो ये सारे जो चीज़ वहाँ पे जनरेट होते हैं, और अगर वहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं है तो ये है जो गैसें वहाँ पे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे। इट क्रिएट्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पे क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कोरोसिव एटमॉस्फेयर क्या होता है और और इसका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है। कोरोसिव का मतलब सीधा समझ लें कि अगर कोई ऐसा मटेरियल जो अगर बॉडी पे गिर जाए तो बॉडी को गला सकता है। जैसे कि एसिड का एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे गलती से एसिड अगर किसी के बॉडी पे गिर जाता है तो गला देता है, तो उसी को कोरोसिव बोलते हैं। कोरोसिव सेम है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के और या केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसके वजह से वहाँ पे कोरोसिव एटमॉस्फेयर जनरेट होता है। अभी तो जनरेट का समझ के कि जनरेट कहाँ से हो रहा है, क्रिएट कहाँ से हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका है जो प्रॉब्लम क्या होता है। इसके कारण अगर कोरोसिव मटेरियल अगर किसी को एक्सपोजर होता है तो उस केस में उसको स्किन को डैमेज कर सकता है, आई में भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्पेक्टेड ट्रैक को भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S, वो तो हाईली लेवल का टॉक्सिक भी है, फ्लेमेबल भी है एंड कोरेसिव भी है। उसमें तीनों प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। अगर CO2 किसी ने ले H2S किसी ने अगर एक्सपोज हो गया तो उसको आई का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वो है जो पानी से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। ठीक है। H2S जब पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे आँख में बनेगा तो आँख में इरिटेशन चालू होगा। और रिस्पेक्टेड ट्रैक में भी पानी का अंश होता है, तो उसमें भी अगर जाता है तो वहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम उसको चालू होता है। स्किन डैमेज होते हैं, आई में प्रॉब्लम होता है, रिस्पेक्टेड ट्रैक में प्रॉब्लम होता है। अब क्या है, इन सब चीज़ों का अगर स्मॉल क्वांटिटी में एक्सपोजर होता है तो उसको कोई सीरियस हेल्थ इफेक्ट तो नहीं होता है। लेकिन अगर इसका एक्सपोजर लॉन्ग टाइम तक कम थोड़ा थोड़ा होता रहता है स्मॉल क्वांटिटी का, तो उसको फिर सीरियस हेल्थ इफेक्ट होता है लंबे समय में। तो आप समझ गए कि कोरोसिव एटमॉस्फेयर क्यों क्रिएट होता है और इसका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ए सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर की अपॉइंटमेंट कन्फाइंड स्पेस में क्यों करना चाहिए। इसका रीजन है कि सबसे पहले जो है सुपरवाइजर को है जो उसकी कन्फाइंड स्पेस के बारे में पूरी उसके हजार्ड क्या है, उसके कंट्रोल मेजर क्या है, उसके बारे में जानकारी होती है, क्योंकि उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। और वो उनका काम क्या होता है कि जो भी इंटरेक्ट जो अंदर जाने वाले हैं उनको पहले उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि इसमें हजार्ड क्या है और इसके कंट्रोल मेजर क्या है। उसके बाद उनका काम होता है वेरीफाइड टेस्ट इन द एंट्री परमिट मेंशन हैव बीन कंडक्टेड। यानी एंट्री परमिट में जो टेस्ट करने का जो कॉलम है उसमें टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, उसको चेक करना है, उसको क्लियर करना है। उसके बाद वेरीफाई ऑल इक्विपमेंट आर इन प्लेस, इक्विपमेंट सभी अपने अपने जगह पे हैं, वो चेक करना है। रेस्क्यू सर्विस टीम है जो साइड पे अवेलेबल है कि नहीं है। जब तक रेस्क्यू टीम साइट पे जब क्रिटिकल एक्टिविटी होती है और जहाँ पे चांसेस बहुत है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम का रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उसका काम होता है अनऑथोराइज पर्सन को रोकना, अनऑथोराइज पर्सन अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंट्री परमिट।
अब एंट्री परमिट में क्या होता है, एंट्री परमिट का मतलब हुआ परमिट टू वर्क सिस्टम मीन्स PTW। इसका मतलब क्या होता है, इंश्योर द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कमैन। तो PTW का उसका मकसद ही होता है सेफ्टी इंश्योर करना और वर्कमैन के हेल्थ को ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, ऑथोराइजेशन टू साइन ए कन्फाइंड स्पेस परमिट हु रिसीव स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो कन्फाइंड स्पेस पे साइन वही कर सकता है जो कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर द कन्फाइंड स्पेस लिया हुआ है और उसके बारे में उसको फुल्ली जानकारी हो। अब क्या है कि इंश्योर एंट्री परमिट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को इंश्योर करना है कि एंट्री परमिट ली गई है या नहीं ली गई। जब तक एंट्री परमिट नहीं है अंदर जाना अलाउ वर्करों को नहीं करना है, क्योंकि एंट्री परमिट का मतलब है कि उसका सारा टेस्ट हो चुका है और उसमें कोई भी हजार्ड एटमॉस्फेयर अभी अंदर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हो गया कन्फाइंड स्पेस में अगर हम जब काम करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम रहते हैं। वहाँ पे टॉक्सिक गैसें जनरेट हो जाते हैं, फ्यूम्स जनरेट होते हैं, जो कि मैंने बताया अभी अभी। तो उसके कारण वहाँ पे वेंटिलेशन कंपलसरी है। तो वेंटिलेशन के लिए क्या करेंगे, अगर वहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन है, सपोज किसी टैंक में काम कर रहे हो, वहाँ पे 2 होल है, तो एक से अगर नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पे आपको इफेक्टिव वेंटिलेशन का प्रोविजन करना पड़ेगा। और उसका मकसद ही होता है वहाँ पे सफिशिएंट फ्रेश एयर को प्रोवाइड करना, ताकि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इससे क्या होता है, एडिक्वेट एयर चेंज अगर करोगे, मतलब फोर्सली आप मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, जितने भी हजार्डस सब्सटेंसेस रहेंगे वो क्या हो, सब रिमूव हो जाएंगे। जैसे यहाँ से दिया तो ये सारे रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्रेश एयर जनरेट हो जाएगा जिससे काम करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फोर्स वेंटिलेशन का मतलब ही होता है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब किसी मशीन के थ्रू उस एयर को फोर्सली है जो अंदर एंट्री करवाना है, ताकि वहाँ पे जो भी कंटामिनेटेड एयर है सभी बाहर आ जाए। तो ये हुआ वेंटिलेशन का सिस्टम। और ये कन्फाइंड स्पेस में ये वेंटिलेशन सिस्टम आपने किया होगा तो देखा भी होगा, ये बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेस्टिंग एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ एयर। अब कन्फाइंड स्पेस के अंदर टेस्टिंग और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग क्यों करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका रीजन है कि इसको चेक हम 2-3 चीज़ों के लिए करते हैं कि टॉक्सिसिटी यानी टॉक्सिक्स या फ्लेमेबल गैस या टॉक्सिक वेपर्स के कितने हैं वहाँ पे, या ऑक्सीजन लेवल है जो प्रेजेंटली अभी अंदर क्या है, ऑक्सीजन लेने लायक है या ऑक्सीजन कम है या ज़्यादा है, उसको पता करने के लिए। तो अब इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुटेबल और कैलिब्रेटेड गैस डिटेक्टर होना चाहिए। अगर सपोज कैलिब्रेटेड नहीं है और किसी दूसरे से कर लिया या उसकी कैलिब्रेशन एक्सपायर हो चुकी है उससे कर, तो गलत रीडिंग भी दे सकता है और गलत रीडिंग के केस में वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है रिस्क असेसमेंट जो हम करते हैं उसमें कंपलसरी है कि कंटिन्यू, और इस तरह के ऐसे भी कन्फाइंड स्पेस में जहाँ पे कि बिल्डिंग एक्टिविटी ये सब चलती है तो वहाँ पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चाहिए, या कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वहाँ भी चाहिए जहाँ की हजार्डस एटमॉस्फेयर हमेशा थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनी रहती है। अगर नहीं करेंगे और वहाँ एक्टिविटी भी चल रहा है तो दोनों मिक्स के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका इसमें वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। और उसके बाद जो टेस्ट करेंगे उसको है जो परमिट में रिकॉर्ड करना जरूरी है, ताकि हर एक घंटे का रिकॉर्ड रहे कि इस घंटे में कितना वहाँ पे था और अभी कितना है। ठीक है, इंश्योर दैट एयर टेस्टिंग आर कैरी आउट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। तो ये गैस टेस्टिंग कौन करेगा, जो उसका कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो ऑथोराइज गैस टेस्टर वही करेगा, दूसरा नहीं करना है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम कन्फाइंड स्पेस में अगर काम करना है तो कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए कि क्योंकि इमरजेंसी में कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, जो इनसाइड जो काम करते हैं या जो आउटसाइड काम करते हैं, उसके बीच का एक तालमेल को ये दर्शाता है। ठीक है, और दूसरी क्या चीज होती है कि इमरजेंसी केस में उसको हेल्प कैसे चाहिए या वो भी मदद मिलता है, जैसे अंदर कुछ इमरजेंसी हो गई तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम से आपको पता चलेगा अंदर क्या हुआ। अब कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होते हैं नीचे आ रहे हैं बता रहे हैं। इमरजेंसी रेस्क्यू प्रोसीजर नीड टू बी नोन बाय एवरीवन। तो अंदर जो जाने वाले लोग हैं ना, उनको इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है और अगर प्रॉब्लम हो गई तो बचना कैसे।
कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, स्पीच मतलब बातचीत से सुन रहा है, अगर बाहर के आदमी बात कर रहे हैं और अंदर भी सुन रहा है और वो रिप्लाई कर रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो स्पीच के थ्रू भी हो सकता है। या उससे अगर पॉसिबल नहीं है तो टाग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रेडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आउटसाइड और इनसाइड पीपल के साथ होता रहेगा। अब हो गया कि फायर प्रूफ इक्विपमेंट टू बी यूज इफ इन्वायरमेंट लाइक दैट। अगर उस तरह का इन्वायरमेंट है तो फायर प्रूफ इक्विपमेंट लेके जाना है, और वो इमरजेंसी में काम भी आता है। जैसे लगता है कि काफ़ी वहाँ पे आग लगने की संभावना बनी रहती है, तो उस केस में अगर वहाँ पे आग लगती है तो कम से कम फायर प्रूफ इक्विपमेंट रहेगा तो कुछ हद तक उसका हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल प्रिकॉशन ड्यूरिंग कन्फाइंड। स्पेशल प्रिकॉशंस क्या क्या है जो कन्फाइंड स्पेस में लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब तक कोई भी कन्फाइंड स्पेस में स्पेशल प्रिकॉशन नहीं की, कोई भी कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वहाँ पे इमरजेंसी प्लान है जो प्लेस नहीं किया गया है और इमरजेंसी टीम अवेलेबल नहीं है, अगर वो क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस है तो। अब यहाँ क्या होगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी द स्टैंड पर्सन शुड रिमेन स्टैंड आउटसाइड कन्फाइंड स्पेस। कोई भी इमरजेंसी हो गया तो स्टैंड पर्सन का क्या काम होता है, वो हमेशा है जो बाहर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बचाने के लिए दूसरे को अंदर चला जाए, तो उस केस में उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसका काम है कि वो आउटसाइड खड़ा रहे और हेल्प के लिए दूसरे को कॉल करे, रेस्क्यू करने के लिए दूसरे का असिस्टेंट ले, जो कि वहाँ पे रेस्क्यूअर टीम है। और उसका क्या काम होता है कि स्टैंड बाई पर्सन शुड स्टैंड आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस एंड ब्रीफ द रेस्क्यू पर्सनल अब रिलीवेंट सर्कमस्टांस है। तो उसका दूसरा काम क्या होता है कि जो यहाँ पे रेस्क्यू पर्सन जो हैं उनको अंदर क्या हुआ उसके सर्कमस्टांसेस के बारे में उसको समझाना और उसको बताना, ताकि रेस्क्यूअर को समझ जाए कि एग्जैक्ट करना क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अभी हमारा वीडियो पार्ट 2 कन्फाइंड स्पेस खत्म हो चुका है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरों में शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।